Good evening, everyone. So we were discussing the marathon session for soil mechanics. Substantial portion we have covered. मेरे ख्याल से सी पेज तक आ गए हम और काफ़ी जल्दी कवर कर लिया। सारे पॉइंट्स को टच भी किया हुआ हमने, साथ में प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गेट है, ईएससी है, स्टेट सर्विसेज है, जेई के जो एग्जाम है, उन सब के लिए यूजफुल रहेंगे ये सेशंस आपके लिए। कंटिन्यू करेंगे आज सी पेज से ही। हम एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट। आज वाला टॉपिक करेंगे हम। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। गेट एन ईएससी जो रैंकर सबमिट हुई थी उसकी स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी है। इनमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्री लाइव सेशंस विद द एजुकेटर्स एंड द रैंकर्स टुगेदर। मोटिवेशन सेशन होंगे इसके अंदर। विल बी कंडक्टिंग द मोटिवेशनल सेशंस आल्सो। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी। गेट की जो जर्नी है और क्रैकिंग द गेट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मोर ओवर इसमें एक सेशन होगा per branch per day. Then you can get ready for the last steps of your success for GATE and ESE. इसमें आफ्टर गेट किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके सेशंस रखे हुए हैं। जैसे आज एक सेशन था कि गेट के स्कोर के बिहाफ पे आप कौन कौन से कॉलेज ले सकते हैं, कौन कौन से पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट दी डिफरेंट प्रिपरेशन एलिमेंट्स ऑफ द बीटेक प्रोजेक्ट। फिर एक सेशन है इसके ऊपर जिसमें हम बात करेंगे गाइडेंस की कि एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम कैसे लिखो पीएचडी के लिए, एमएस के लिए, एमटेक के लिए, इन डिफरेंट आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। मोर ओवर जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ होता है उनको कैसे क्रैक किया जाए। देन योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 10th अप्रैल। आपका नेक्स्ट कॉम्बैट कल है। इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इसमें जो भी स्कॉलरशिप होगी उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। देन TCS NQT मॉक टेस्ट इज बीइंग आल्सो कंडक्टेड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए ये here will be judging your verbal ability, reasoning ability, numerical ability, coding ability and programming logic. नेक्स्ट अनअकैडमी स्टोर आज लॉन्च हो गया 9 तारीख को। जयपुर में भी, दिल्ली में लॉन्च हुआ था लास्ट मंथ, इस मंथ जयपुर में लॉन्च हुआ। तो 9 और 10 तारीख को आप आ सकते हैं, अपने एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो भी कोई क्वेरी है उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। यू कैन रिजॉल्व दी क्वेरीज ऑल्सो। नेक्स्ट ईएससी और गेट का जो रिजल्ट है वो तो आपने देख लिया होगा। जिन लोगों को डाउट था कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं निकल के आता, ये आपके सामने रियल एग्जांपल है। जो भी रैंकर्स क्लेम किए हुए हैं वो सारे आपके प्लस लर्नर्स हैं। दीज आर द प्लस लर्नर्स, किसी न किसी तरीके से प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। सेम इज द केस फॉर द गेट ऑल्सो। सेम केस गेट के लिए। नेक्स्ट वी आर लॉन्चिंग द मेंस बैच लॉन्च कर रहे हैं ईएससी 2022 के लिए। बायलैंग्वेज बैच है, 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। विल बी स्टार्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड हाइड्रोलॉजी इरिगेशन। मैं सॉइल लूंगा इसके अंदर। आई विल बी स्टार्टिंग विद द 18th। मैं 18th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। देन गेट एंड ईएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी और फीचर्स ऐड कर दिए गए। पर्सनलाइज कोचिंग विद लाइव टू लर्न 1-to-1 मेंटरशिप है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है। प्रायोरिटी इन आस्क का डाउट है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है। देन ओपन हाउस विद एजुकेटर्स है। कम्युनिटी लर्निंग है और बाकी सारे बेनिफिट्स भी है प्लस के। नेक्स्ट जो आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनके लिए नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके ऐप के ऊपर तो आ ही गए थे फॉर प्लस एंड आइकॉनिक, और अब जो आइकॉनिक के लर्नर्स हैं उनके लिए ये जो नोट्स हैं उनको डिलीवर भी किए जा रहे हैं। तो फिजिकल कॉपी भी आपको मिल जाएगी। यू विल गेट द फिजिकल कॉपी ऑल्सो। नेक्स्ट जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने एग्जाम को विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज, उनके लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अनअकैडमी लाइट। हियर यू विल बी गेटिंग द टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे टेस्ट के। आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं इसके बाद। ये तो हमारी बेसिक बातें थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद बताया था, ये तो कंसोलिडेशन आ गई। लास्ट क्लास सीपेज यहाँ तक गया था। लाप्लास इक्वेशन भी बता दी थी आपको मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट बता दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट यहाँ तक हुआ था। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट नहीं हुआ था। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोनेट की। सो दिस वाज बीइंग डिस्कस्ड। हाँ, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। दिस वाज द लास्ट स्लाइड कि टोटल डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए थ्रू दी फ्लोनेट हम निकालेंगे डिस्चार्ज थ्रू वन फ्लो चैनल। एक फ्लो चैनल की डिस्चार्ज निकाल लेंगे और हमें पता है हर फ्लो चैनल का डिस्चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो डेल्टा क्यू दिस इज द डिस्चार्ज थ्रू वन फ्लो चैनल। ऐसे जितने भी फ्लो चैनल हैं उन सबके डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगी आपको। इन सबके डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज को और कैसे निकाल सकता हूँ, डेल्टा क्यू इंटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स माइनस वन।
फिर ये भी डिस्कस किया था हमने कि दो इक्वी पोटेंशियल लाइन के बीच में हेड लॉस क्या रहता है, सेम रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ये देखो, दो इक्वी पोटेंशियल लाइन के बीच में जो हेड लॉस रहती है वो सेम रहती है, और इसको बोलते हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप। कैसे निकालोगे, टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप। जितने भी इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप है उससे डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइंस माइनस वन। लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को यूज करके मत निकालना नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स। गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा डायग्राम देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या ये लाइन सही में फ्लो लाइन है और क्या ये लाइन सही में इक्वी पोटेंशियल लाइन है, और अगर एक लाइन भी मिस कर दी आपने, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए फिजिकली काउंट ही कर लेना कितने फ्लो चैनल है, कितने इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स है, वो बहुत ही आसान पड़ता है। अभी आगे प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो दिखाई दूंगा आपको। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोनेट की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोनेट। बहुत सारी एप्लीकेशंस है फ्लोनेट की, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोनेट। पहला, टू फाइंड द सीपेज डिस्चार्ज। वी कैन कैलकुलेट द सीपेज डिस्चार्ज थ्रू वन फ्लो चैनल। एक फ्लो चैनल की हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। पूरे मीडियम में से डिस्चार्ज निकालने, तो एक फ्लो चैनल की डिस्चार्ज क्या है, के इंटू आई इंटू ए। हमने जो मीडियम कंसीडर किया हुआ है वो क्या है, आइसोट्रोपिक मीडियम है। आइसोट्रोपिक मीडियम बताया था जिसमें एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द फ्लो फील्ड विल बी सेम। इस फ्लो फील्ड की जो विड्थ कंसीडर करी है बोर्ड के अंदर, इस फ्लो फील्ड की जो विड्थ कंसीडर करी है बोर्ड के अंदर, वो है 1 यूनिट। तो इस फ्लो फील्ड की जो विड्थ कंसीडर करी है बोर्ड के अंदर वो है हमारी 1 यूनिट। तो इस फ्लो चैनल की डिस्चार्ज कितनी आ गई, के आई ए, और आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई है हमारा हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है हमारी ए। एरिया कितना है फ्लो का, एरिया एफ बी इंटू वन। क्लियर है, इसको थोड़ा और डिटेल में लिखूँ, डेल्टा एच अभी लिखा था, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, टोटल हेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय ए इंटू बी इंटू वन। क्योंकि आइसोट्रोपिक मीडियम है, ए और बी क्या है, बराबर है, तो क्या आ गई डिस्चार्ज हमारी, डिस्चार्ज एक फ्लो चैनल की आ गई के एच बाय एन डी। अभी पीछे बताया था टोटल डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल। So this will be equal to KHNF by ND। तो ये वैल्यू आ गई KHNF by ND। दिस इज द टोटल डिस्चार्ज। क्लियर है। अब ये बात तो वैलिड थी सिर्फ आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, तो आप फ्लोनेट की मदद से सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हो प्रोवाइडेड मीडियम इज आइसोट्रोपिक यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। इसको डिराइव भी करके दे दिया मैंने आपको। लेट अस सपोज मीडियम हमारा आइसोट्रोपिक नहीं है, मीडियम इज नॉन आइसोट्रोपिक। अच्छा, पिछले क्लास में ये भी बताया था आपको कि एन एफ बाई एन डी क्या होता है, शेप फैक्टर होता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। ये चीज़ भी मैंने मेंशन कर रखी है। तो एन एफ बाई एन डी क्या है, शेप फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन बाउंड्री कंडीशन। भले ही सॉइल की परमिटिविटी चेंज कर दो, भले ही हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस वो चेंज कर दो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड पे वाटर लेवल बदल दो, इससे सीपेज डिस्चार्ज चेंज होगी, फ्लो नेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लो नेट विल रिमेन सेम जब तक ये शेप फैक्टर सेम है। इसका मतलब फ्लो नेट किसकी प्रॉपर्टी है, बाउंड्री कंडीशंस की प्रॉपर्टी है। बस आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर मेरा मीडियम नॉन आइसोट्रोपिक है, इफ द मीडियम इज नॉन आइसोट्रोपिक, जैसे देखते हैं यहाँ पे मीडियम नॉन आइसोट्रोपिक मतलब अब हमारे अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी मीडियम की। आइसोट्रोपिक मीडियम में अलग अलग पॉइंट पे सारे डायरेक्शंस की प्रॉपर्टी क्या मिल जाएंगी, सेम मिल जाएगी। हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, परमेबिलिटी की। तो आइसोट्रोपिक मीडियम में कोई भी पॉइंट उठाओगे हर डायरेक्शन की परमेबिलिटी से, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में अगर कोई पॉइंट उठाओगे हर डायरेक्शन में परमेबिलिटी डिफरेंट। तो हमें पता है, वी नो दैट लाप्लास इक्वेशन फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम इज व्हाट, लाप्लास इक्वेशन हमें आइसोट्रोपिक मीडियम की नोन है, दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस। इट इज d2h by dx square plus d2h by dy square। ये जानकारी है हमारे पास। अगर आपको नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में डिस्चार्ज निकालनी है तो क्या करो, आप अपनी फील्ड को ही ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगाते हैं। हाउ दिस ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिशन कैन बी डन, हम क्या बोल देंगे, हम ये बोल देंगे कि हमारी जो मीडियम है, हम जो बोल देंगे हमारी जो मीडियम है वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरी स्केल पे। तो x ट्रांसफॉर्म लेके गए, ट्रांसफॉर्म स्केल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के वाई बाय के एक्स, ये हमारी ट्रांसफॉर्म स्केल है। अगर मैंने ये स्केल ट्रांसफॉर्म्ड कर दी, अगर मैंने ये स्केल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मेरा एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इसको भी समझते हैं। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की लाप्लास इक्वेशन क्या है, के एक्स डी टू एच बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डी टू एच बाय
डी वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अगर आपने ट्रांसफॉर्म्ड स्केल कैसे निकाली, x की सारी वैल्यूज को, सारे ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स से, कर दिया ये। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, इफ आई पुट दी वैल्यू, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इफ आई पुट दी वैल्यू, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई यहाँ पे, x की वैल्यू हो गई है हमारी, x तो चाहिए नहीं, डी एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, फिर रिक्वायर दी वैल्यू ऑफ डी एक्स स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं x ट्रांसफॉर्म्ड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू के वाई बाई के एक्स। एक रिलेशनशिप तो हमारे पास यही है, दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप। अच्छा, दूसरी रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, और द सेकंड रिलेशनशिप अवेलेबल, सेकंड रिलेशनशिप अवेलेबल इज, हम बोल सकते हैं डी एक्स ट्रांसफॉर्म्ड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू के वाई बाई के एक्स। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी लगा सकता हूँ, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड। अब मुझे चाहिए डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, के एक्स डी टू एच। डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स ट्रांसफॉर्म्ड का होल स्क्वायर इंटू इंटू के एक्स बाई के वाई प्लस के वाई डी टू एच बाई डी वाई का होल स्क्वायर। देखो के एक्स कटा, के वाई ऊपर चला गया, के वाई ऊपर चला गया, डी टू एच बाई डी एक्स ट्रांसफॉर्म्ड का होल स्क्वायर प्लस के वाई डी टू एच बाई डी वाई का होल स्क्वायर। के वाई कॉमन निकाला बाहर, क्या इक्वेशन आ गई हमारी, ये इक्वेशन आ गई हमारी जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है। और ये इक्वेशन तो किसकी होती है, आइसोट्रोपिक मीडियम की होती है। इसका मतलब ये तो मैंने डेरिवेशन करके बताया, विच इज नॉट ऑफ मच यूज, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सवाल नहीं पूछेगा इसके ऊपर, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है ये। कहने का मतलब है अगर मीडियम मेरा है नॉन आइसोट्रोपिक, ये देखो, तो एक्चुअल फ्लो फील्ड क्या है हमारी, नॉन आइसोट्रोपिक, के एक्स के वाई परमेबिलिटी है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब करना क्या है, आपको इसको कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड के अंदर। कैसे, जितनी भी एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स से। तो ट्रांसफॉर्म फ्लो फील्ड हमारी हो गई आइसोट्रोपिक, पीछे इक्वेशन डिराइव करके बताइए। अगर आइसोट्रोपिक हो गई, अब परमेबिलिटी सेम होगी हर डायरेक्शन में, लेट अस सपोज परमेबिलिटी है के डैश। आइसोट्रोपिक मीडियम में आपको डिस्चार्ज निकालने आता है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन आइसोट्रोपिक मीडियम, कितना अभी बताया पीछे, के एच एन एफ बाई एन डी। पर मेरी परमेबिलिटी यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के डैश है, क्लियर। अब जब आपने ये डिस्चार्ज निकाल लिया, ये डिस्चार्ज आपको वहां पर भी मिलेगा एक्चुअल फ्लो फील्ड के अंदर, चाहिए वाला डिस्चार्ज यूज कर लो चाहे एक्चुअल वाला यूज करो, दोनों सेम होंगे। पर लेट अस सपोज इस ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड से मुझे दोबारा एक्चुअल फ्लो फील्ड पे जाना है, क्या करना पड़ेगा। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड के, ये है ना, ये लिखा था रिलेशनशिप एक्स ट्रांसफॉर्म्ड इज इक्वल टू एक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स। तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड की सारी डायमेंशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये था हमारा के वाई बाय के एक्स। तो ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड की सारी डायमेंशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स ट्रांसफॉर्म्ड इज इक्वल टू के एक्स बाय के वाई, ये लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म फील्ड के सारे डायमेंशंस को स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई से मल्टीप्लाई करोगे अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, आप किस में आ जाओगे, दोबारा ट्रांसफॉर्म से दोबारा एक्चुअल फ्लो फील्ड में आ जाओगे। और एक्चुअल फ्लो फील्ड में हमारी डिस्चार्ज कितनी है, ये तो मैंने डिस्चार्ज लिखी थी ना, वैसे एक्चुअल फ्लो फील्ड में मेरी डिस्चार्ज कितनी है, तो एक्चुअल फ्लो फील्ड की मेरी डिस्चार्ज है के एक्स एच एन एफ बाय एन डी, यही वैल्यू है। सो के एक्स एच एन एफ बाय एन डी, तो ये जानकारी निकल के आ रही है, दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, देयर इज नो इशू इन दिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये डिराइव कैसे किया था वो भी हमें पता है, हाउ इट इज बीइंग डिराइव दैट इज आल्सो नोन टू अस। अब मुझे रिलेशनशिप निकालनी है दोनों के अंदर। अब रिलेशनशिप में कैसे निकालूं, फ्लो फील्ड की डिस्चार्ज। तो फ्लो फील्ड की डिस्चार्ज क्या होगी हमारी, अगर फ्लो फील्ड की डिस्चार्ज लिखूंगा तो मैं बोलूंगा के इंटू आई इंटू ए, तो के इंटू आई इंटू ए। तो अगर मुझे रिलेशनशिप निकालनी है तो चेक करो, फ्लो फील्ड की डिस्चार्ज या एक फ्लो चैनल की डिस्चार्ज, आप बोल सकते हो डेल्टा क्यू, तो हम बोलेंगे के डैश आई ए। तो के डैश आई, आई कितना होगा, हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो एल, एरिया ऑफ फ्लो इज एल इंटू एल, सो एल इंटू एल, क्लियर है, ये बोर्ड के अंदर है, एल इंटू वन यूनिट, तो ये एरिया आ गया वन यूनिट। यहाँ पे अगर मैं डिस्चार्ज लिखूँ फ्लो फील्ड में से, तो के एक्स आई इंटू ए, आई की वैल्यू कितनी है, हेड लॉस, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ कितना है स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई, एरिया ऑफ फ्लो कितनी है एल इंटू वन। तो देखो ये एल कैंसिल आउट हुआ, ये एल भी कैंसिल आउट हुआ, दोनों डिस्चार्ज बराबर होने चाहिए।
अगर दोनों डिस्चार्ज बराबर हैं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के डैश। इसका मतलब एक और कंसेप्ट बता दिया, अगर आप इक्वलेंट परमिबिलिटी यूज करो के डैश विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स के वाई, डायरेक्टली आपको डिस्चार्ज मिल जाएगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो आप बोल सकते हो डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो पूरे फ्लो की डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी, so Q is equal to delta Q into NF, so it will be K dash H NF by ND, और K dash कितना है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स के वाई। इसका मतलब अगर आपको नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम दे रखा है, आप उसके पास इक्विवेलेंट परमिटिविटी कंसीडर कर लो, कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स के वाई, और डिस्चार्ज निकालो जैसे निकालते हो आइसोट्रोपिक मीडियम का। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम चाहे आइसोट्रोपिक हो, मीडियम चाहे नॉन आइसोट्रोपिक हो, दोनों के ही डिस्चार्ज निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? चले आगे। चलो भैया, पहली एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गई। सो फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये तो बता दिया पूरा डिराइव करके, तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। नेक्स्ट इज टू फाइंड द सीपेज प्रेशर। तो अगली एप्लीकेशन जो हमारे फ्लो नेट की है, किसी भी पॉइंट पे सीपेज प्रेशर निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे सीपेज प्रेशर निकालना है, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे मैंने मार्क किया ए पॉइंट। आई हैव टू कैलकुलेट द सीपेज प्रेशर है। अब सीपेज प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, इट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। तो मेरे को हेड निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हाइड्रोलिक हेड लॉस एट दिस पॉइंट टू दी लेंथ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई कर दो जेड इंटू गामा डब्ल्यू से। या अगर आपको प्रेशर हेड निकालनी है, तो या सीपेज हेड निकालनी है, तो सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड क्या होगी, एच ए माइनस एच बी, तो हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, मल्टीप्लाई कर दोगे गामा डब्ल्यू से, आपको सीपेज प्रेशर मिल जाएगा। तो दोनों चीजें निकाल सकते हैं आप, सीपेज हेड भी निकाल सकते हो, सीपेज प्रेशर भी निकाल सकते हो। सीपेज प्रेशर क्या होगा, सीपेज हेड या हाइड्रोलिक हेड इनटू गामा डब्ल्यू, या आप सिर्फ हाइड्रोलिक हेड भी निकाल सकते हो। अब ये हाइड्रोलिक हेड कैसे निकालोगे, आप हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोलिक हेड एट पॉइंट ए, निकाला जा सकता है। मुझे टोटल हाइड्रोलिक हेड पता है, आई नो द टोटल हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, ये रहा टोटल हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस। तो टोटल हेड मुझे पता है, मुझे ये पता है कि दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में कितना हेड लॉस होता है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो मेरा जो पॉइंट ए है वो कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स के बाद है, दो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स के बाद है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर अब कितना हाइड्रोलिक हेड बचा, टोटल हेड लॉस जो हो रहा था माइनस टू इंटू एन डी, तो टू इंटू डेल्टा एच, सॉरी टू इंटू डेल्टा एच, टू तो हमारा एन डी है, कितने ड्रॉप्स बाद पॉइंट ए है, द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स जिसके बाद पॉइंट ए है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, मुझे ये पता है कि पानी जब फ्लो करके जाता है किसी भी मीडियम से, टोटल कितनी एनर्जी खर्च करता है, कंसर्न्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने कितनी एनर्जी खर्च करी, ये मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे हर पता है कि दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में कितना ड्रॉप होता है। इसका मतलब पॉइंट ए पे अब कितनी एनर्जी बच गई, दैट इज नोन टू अस। कैसे निकालोगे, हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। टोटल हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस माइनस एन, एन क्या है, एन मतलब कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स बाद आपका कंसर्न पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ व्हाट, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। मल्टीप्लाई कर दो किसकी वैल्यू से, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, हेड मिल जाएगा पॉइंट ए पे। अगर मुझे हेड मिल गया पॉइंट ए पे, तो बात ही खत्म, गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, सीपेज प्रेशर आ जाएगी। तो फ्लो नेट ने हमको क्या बता दिया, सीपेज प्रेशर बता दिया। उसी तरीके से आप हाइड्रोस्टेटिक या पोर वाटर प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे, हमें पता है जो हाइड्रोलिक हेड होता है ये किसके बराबर होता है, हाइड्रोलिक हेड इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर हेड प्लस माइनस जेटम हेड। वापस मैं पॉइंट ए पे जाता हूँ,
पॉइंट ए पे आपको हाइड्रोलिक हेड पता है, पॉइंट ए की डेटम हेड पता है, पॉइंट ए की डेटम हेड पता है, आप क्या निकाल सकते हो? व्हाट कैन बी कंप्यूटेड? प्रेशर हेड कैन बी कंप्यूटेड। अब आप प्रेशर हेड निकाल सकते हो, तो बोलेंगे प्रेशर हेड इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड, जैसे पीछे निकाला था आपने, माइनस प्लस जेड। तो आपको ये प्रेशर हेड मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो गामा डब्ल्यू से, क्या मिल जाएगा? और वाटर प्रेशर। So since we know the datum head of concerned point, since we know the head available at the concerned point, हम हाइड्रोलिक हेड में से डेटम हेड प्लस माइनस करके क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर हेड निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेट ऑफ वाटर से, क्या मिल जाएगा आपको? यू विल गेट दी पोर वाटर प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर अलग निकाला हुआ है, पोर वाटर प्रेशर अलग निकाला हुआ है, दोनों चीजें अलग अलग निकाली, बोथ आर फाउंड सेपरेटली। आगे बढ़ते हैं, हो गया। नेक्स्ट, आप फ्लोनेट को यूज कर सकते हो एग्जिट ग्रेडियंट निकालने के लिए। अब एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, नाम में लिखा हुआ है, it is the hydraulic gradient at the downstream side of the flow at which the percolating water leaves the soil mass and emerges out as free water. तो एग्जिट ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है कहाँ पे? एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द फ्लो, जहां पर हमारा जो वाटर है सॉइल मास को लीव करके बाहर आ रहा होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। अब इसको कैसे निकालें? लेट सपोज जो हेड लॉस है हमारे लास्ट फ्लो फील्ड में वो डेल्टा एच है। सपोज जो हेड लॉस है वो लास्ट फ्लो फील्ड में डेल्टा एच है। लास्ट फ्लो फील्ड की हमारी जो लेंथ है एल, तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगी? हाइड्रोलिक हेड लॉस टू दी लेंथ ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक हेड लॉस कैसे निकालते हैं? दो लाइंस के बीच में, इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में, टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट दिस लाइक ऑल्सो। ये तो पीछे भी मेंशन किया हुआ था। अब ये एग्जिट ग्रेडियंट की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? एग्जिट ग्रेडियंट गवर्निंग क्राइटेरिया होता है पाइपिंग फेलियर के लिए। एग्जिट ग्रेडियंट इज द गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर द पाइपिंग फेलियर, होना भी चाहिए। ये तो मैं टेक्निकली बता रहा हूँ आपको, टेक्निकली नहीं भी देखें सिस्टम को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, ऑब्वियसली सबसे पहले सॉइल का पार्टिकल कहाँ से बाहर जाएगा? पाइपिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? डाउनस्ट्रीम साइड से। डैम के नीचे से तो सॉइल का पार्टिकल एक साथ सारे पार्टिकल्स को बाईपास करते हुए तो बाहर जा ही नहीं सकता, तो ये पार्टिकल तो पहले बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह सॉइल प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, जो डाउनस्ट्रीम साइड पे सॉइल का पार्टिकल प्रेजेंट होगा वही सबसे पहले बाहर आ सकता है। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब एग्जिट ग्रेडियंट ही गवर्निंग क्राइटेरिया है किसका? पाइपिंग फेलियर का। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर पाइपिंग रोकनी है तो एग्जिट ग्रेडियंट मेरे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्या रहे? हमेशा कम रहे। फिर हमें यह भी पता है कि पाइपिंग होने के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं? फाइन सैंड और कोर्स सिल्ट में ज्यादा होते हैं। तो फाइन सैंड और कोर्स सिल्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर इज 6 to 7, और कोर्स सैंड में ये वैल्यू होती है 4 to 5। कोर्स सैंड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कम दे रखी है? इसलिए दे रखी है कम क्योंकि कोर्स सैंड में पाइपिंग होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, जो आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, विच आई हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, कि कोर्स सैंड में प्रैक्टिकली कभी इतना डिस्चार्ज मिलता ही नहीं है फील्ड में हमें कि हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हो जाए, सो दैट आवर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिकम्स क्रिटिकल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपका सीपेज फोर्स बहुत ज़्यादा हुआ और ये डाउनस्ट्रीम एंड से पार्टिकल्स को बाहर ले गए, यानी पाइपिंग स्टार्ट कर ली, धीरे धीरे डैम के नीचे से सारे पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे, इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द डैम। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने इरेज किया। देखो, पहले ये सॉइल का पार्टिकल बाहर गया, इसके पीछे वाला सॉइल का पार्टिकल बाहर जाएगा, इसके पीछे वाला सॉइल का पार्टिकल बाहर जाएगा, ग्रेजुअली डैम के नीचे से सारे सॉइल के पार्टिकल बाहर चले जाएंगे, इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द डैम। तो आपकी डैम या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी, यानी इसका डाउनस्ट्रीम एंड क्या कर जाता है? टिल्ट कर जाता है पूरा, नीचे बेस ही नहीं बचा, बेस इज नॉट लेफ्ट। ये मैं इसको टिल्ट करके दिखा दिया आपको, ये देखो। तो एक बार ये पाइपिंग स्टार्ट हो गई फिर रुकती नहीं है, सारे सॉइल के पार्टिकल क्या करते हैं? धीरे धीरे पानी के साथ बाहर जाते रहते हैं। इसीलिए एग्जिट ग्रेडियंट इज दी गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर दी पाइपिंग फेलियर, वो उसको होने नहीं देते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे रोकते हैं इस पाइपिंग को? दो तरीके हैं रोकने के। पहला, ये जो सीपेज प्रेशर या सीपेज फोर्स है इसको रिड्यूस करो। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द कट ऑफ वॉल। आप कट ऑफ वॉल दे दो या शीट पाइल वॉल दे दो। अगर मैं कट ऑफ वॉल या शीट पाइल वॉल दे दूंगा, इससे क्या होगा?
अगर मैं कट ऑफ वॉल या शीट पाइल वॉल दे दूंगा, इससे एडवांटेज क्या होगा? अगर मैं कट ऑफ वॉल और शीट फॉल वॉल दे दूंगा तो अब पानी को इस कट ऑफ वॉल को भी क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी खर्च करेगा। लेट सपोज ये मैंने, अब इसी को मिटा के वापस बता रहा हूँ, मैंने शीट पाइल वॉल प्रोवाइड कर दी है, लो शीट पाइल वॉल प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब जब पानी चलेगा उसको इस शीट पाइल वॉल क्रॉस करने के लिए ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी। शीट पाइल वॉल चलने के लिए वो ज़्यादा दूरी चला, इसका मतलब उसने ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दी। ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दी मतलब कम बची, सीपेज हेड कम हुआ, पाइपिंग के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि आप शीट पाइल वॉल प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइड दी शीट पाइल वॉल। अब शीट पाइल वॉल अपस्ट्रीम साइड पे भी देते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड पे भी देते हैं, इंटरमीडिएट साइड पे भी देते हैं, कंडीशंस अलग अलग होती है। अगर अपलिफ्ट बचाना है तो कंडीशन अलग होगी, पाइपिंग बचानी है तो कंडीशन अलग होगी, देन दी कंडीशन विल बी डिफरेंट। तो हर जगह कंडीशन डिफरेंट निकल के आती है पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए जो हम शीट पाइल वॉल प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगर आपको पाइपिंग रोकनी है आप क्या करो? फिल्टर प्रोवाइड कर दो। फिल्टर जैसे मैंने आपको ये देखा, इसको इन्वर्टेड फिल्टर भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्टर भी बोलते थे। तो हमने क्या किया, हमें सॉइल के पार्टिकल्स का ही फिल्टर प्रोवाइड किया। आप क्यों बोलते हैं इसको इन्वर्टेड फिल्टर? अगर जनरली आप फिल्टर को देखोगे, फिल्टर में छोटे पार्टिकल्स ऊपर होंगे, इससे बड़े पार्टिकल्स उसके नीचे होंगे, और बड़े पार्टिकल्स उसके नीचे होंगे। ये नॉर्मल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स के हमारे फिल्टर के अंदर। तो साइज नीचे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज बढ़ती जाती है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने इसका उल्टा रखा हुआ है। कहने का मतलब है नीचे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऊपर और बड़े पार्टिकल्स हैं, ऊपर और ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फिल्टर। अब ये फिल्टर का दो काम होता है। पहला पहला काम होता है जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं हमारे, इसको बाहर नहीं जाने दे। दूसरा, ये पानी को बाहर जाने दे। कहने का मतलब है इस प्रोटेक्टिव फिल्टर के जो वॉइड्स हैं उसको केयरफुली डिजाइन किया जाता है। अगर आपने इसके वॉइड्स को डिजाइन नहीं किया प्रॉपरली, फेल कर जाएगा ये। कैसे फेल कर जाएगा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस प्रोटेक्टिव फिल्टर का वॉइड का साइज बड़ा रखा, ये बोल के कि पानी पास होना चाहिए। ठीक है, पानी पास हो रहा है, पर वॉइड का साइज बड़ा हुआ, पानी के साथ पार्टिकल भी पास कर जाएंगे हमारे मीडियम के, यानी फिर से इरोजन हो गई है। फिर आप बोलोगे सर अगर मेरे को सॉइल के पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देना तो फिर तो मैं फिल्टर के वॉइड्स का साइज छोटा करता जाऊंगा। ठीक है, करते जाओ। आपने बहुत छोटा कर लिया, ठीक है, बहुत छोटा कर लिया। अब हमारे मीडियम के पार्टिकल्स बाहर नहीं जा रहे, अच्छी बात है, आपने पाइपिंग को रोक दिया। नहीं रोका, होगी पाइपिंग अब। क्यों? क्योंकि अब पानी बाहर नहीं जा पाएगा। पानी बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि वॉइड साइज बहुत छोटा है, तो नीचे प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा। कहने का मतलब है अब आप हेड लॉस नहीं करा रहे। हेड लॉस तो तब होता है ना जब पानी भी फ्लो करे, और पानी के फ्लो करने के लिए भी आपको वॉइड का साइज बड़ा रखना पड़ेगा। इसका मतलब एक ऑप्टिमम वॉइड का साइज रखा जाता है। अगर आपने पार्टिकल साइज बहुत बड़ा कर दिया, ये वॉइड का साइज बहुत बड़ा कर दिया, हाँ अब पानी में हेड लॉस तो हो रहा है क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है, पर साथ में मीडियम का भी लॉस हो रहा है। आपने बहुत छोटा कर दिया, हाँ अब मीडियम पार्टिकल बाहर नहीं जा रहे पर प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा पानी का नीचे। जैसे एग्जांपल, आप बलून में पानी भर दो, बाहर जाने की जगह नहीं है, पानी भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, प्रेशर बिल्डअप होती जा रही है, एक दम पे आगे फट जाएगा। सेम कहानी है यहाँ पर, दिस इज सेम स्टोरी। तो मुझे पानी को जाने देना है बाहर, पर सॉइल को रोक के रखना है। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। अब क्या क्राइटेरिया है? D15 ऑफ द फिल्टर, ये कंडीशन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में आती है। D15 ऑफ द फिल्टर टू D85 ऑफ द प्रोटेक्टेड सॉइल शुड बी लेस देन 5। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, D15 ऑफ द फिल्टर एंड D15 ऑफ द प्रोटेक्टेड सॉइल, इसका रेशियो 20 से कम होना चाहिए, 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो D15 of the filter, D15 of the protected soil should be less than 20, more than 4. And D50 of the filter and D50 of the protected soil should be less than 25. ये 25 से कम होना चाहिए। अगर हमने ये कंडीशन को फुलफिल किया, if we are able to fulfill this condition, it means your filter is safe. इसका मतलब जब पानी पास करेगा तो हेड लॉस भी होगी, हेड लॉस विल ऑल्सो टेक प्लेस, और हमारे मीडियम पार्टिकल भी बाहर नहीं जाएंगे, और मीडियम पार्टिकल्स विल नॉट बी लीविंग द सिस्टम। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से?
चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं। ये तो डायग्राम बना के दिखा दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस सेक्शन। अगर हमारा फ्लो हो रहा है नॉन होमोजीनियस सेक्शन पे, if the flow is taking place through non-homogeneous section, then the flow line at the interface of these two section will change the direction. अब मेरे को समझ में आता है कि अगर मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट दूं आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दी केस, इसलिए मैंने एक पेज ऐड किया इसमें। लेट सपोज ये हमारा इंटरफेस है, नॉन होमोजेनियस मीडियम है, यानी दो अलग अलग तरह की सॉइल है, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये हमारी फ्लो लाइन है। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर दो अलग तरह की सॉइल है यानी नॉन होमोजेनियस मीडियम है, इसके इंटरफेस पे आके फ्लो लाइन क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। ये हमारा सॉइल 1 है, तो सॉइल 1, ये हमारा सॉइल 2 है, दिस इज अबाउट सॉइल 2। तो सॉइल 1 सॉइल 2 चेक करना फ्लो लाइंस, दीज आर अवर फ्लो लाइंस, ये हमारी फ्लो लाइंस है। So these are our flow lines. Check. देखो डिफ्लेक्ट हो रही है फ्लो लाइंस, द फ्लो लाइंस आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अब इंटरफेस पे फ्लो लाइन डिफ्लेक्ट तो कर गई, तो एट द इंटरफेस फ्लो लाइंस आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्टेड हो गई। अब मुझे रिलेशनशिप निकालना है। फ्लो लाइन का नाम दे दो phi 1, phi 2, phi 3 है, ये phi 1 phi 2 phi 3। मुझे रिलेशनशिप निकालनी है इसके बीच में। परमिबिलिटी डाल दो सॉइल की, इसकी परमिबिलिटी K1 है, इसकी परमिबिलिटी क्या है, K2 है। कोई सा पॉइंट रीड करना उसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। चलो अब डिफ्लेक्शन कितना हुआ ये चीज़ भी एनालाइज करनी है। अब कैसे एनालाइज करूँ? जो मेरा इंटरफेस है जो रेड कलर से बनाया है, इसका नॉर्मल बनाया मैंने, इसका नॉर्मल बनाया। तो हमारी जो फ्लो लाइन है नॉर्मल टू द इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, डिफ्लेक्शन से पहले डिफ्लेक्शन के बाद, पहले ये एनालाइज किया हमने। देखो फ्लो लाइन ये नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बनाया, लाल और काली लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इंटरफेस से पहले अल्फा 1 एंगल, डिफ्लेक्शन के बाद एंगल अल्फा 2। क्लियर है? डिफ्लेक्शन देखिए आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। चलो ये बात भी समझ में आती है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो इस बात को। नेक्स्ट हमें पता है इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस आपस में क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो ये हमारी फ्लो लाइन है, इसके बाद मैंने क्या बनाई, एक इक्विपोटेंशियल लाइन बनाई इसके परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से दिख रही है लाइन आपको परपेंडिकुलर, नीली और हरी लाइन आपस में 90 डिग्री पे। तो नीली और हरी लाइन आपस में 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री एंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और एक इक्विपोटेंशियल लाइन मैंने और बनाई है, दिस इज माय इक्विपोटेंशियल लाइन, दिख रही है 90 डिग्री पे। देखो भैया इक्विपोटेंशियल लाइंस है, दीज लाइंस आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। ये मीडियम 1 की है, मीडियम 2 की है। नाम देते हैं फ्लो फील्ड को, ए बी सी डी। ये मेरी एक फ्लो फील्ड निकल के आई, दिस द फ्लो फील्ड। और इस फ्लो फील्ड के अक्रॉस, फ्लो फील्ड को हाईलाइट कर देता हूँ, इस फ्लो फील्ड के अक्रॉस डिस्चार्ज सेम पास करेगा, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू दिस फ्लो फील्ड विल बी सेम। ये डेल्टा क्यू है, यहाँ से आया, ये डेल्टा क्यू यहाँ से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल। और वैसे भी होता है फ्लो चैनल में डिस्चार्ज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब फ्लो चैनल की डिस्चार्ज कांस्टेंट रहती है, कैसे निकालूं उसको मैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए डेल्टा क्यू K1 आई इंटू ए, K1 आई, आई क्या है, हाइड्रोलिक हेड लॉस। हाइड्रोलिक हेड लॉस कितना होगा दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, डेल्टा एच। लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो इस मीडियम में कितनी है, BC, BC। एरिया ऑफ फ्लो, यूनिट एरिया लेंगे, एरिया ऑफ फ्लो AB इंटू 1। तो ये क्या निकल के आ गई मेरी, डिस्चार्ज निकल के आ गई सॉइल 1 के अक्रॉस। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। सॉइल 2 के अक्रॉस डिस्चार्ज निकालूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू K2 आई इंटू ए। तो K2 आई क्या है, हाइड्रोलिक हेड लॉस, डेल्टा एच। टू द लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है, AD। एरिया ऑफ फ्लो कितना है, एरिया ऑफ फ्लो है DC इंटू 1। दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों को अगर मैं बराबर करूं, इफ आई इक्वेट बोथ, K1 डेल्टा एच BC AB इज इक्वल टू K2 डेल्टा एच AD एंड DC। डेल्टा एच कटा, इसका मतलब क्या बन गया, जरा चेक करो,
बी सी और ए बी, बी सी और ए बी इस ट्राइंगल में किसके बराबर है? बी सी और ए बी, जो ट्राइंगल ए बी सी बना इसके अंदर बी सी और ए बी किसके बराबर है? बी सी बाई ए बी। ये अगर अल्फा वन एंगल है तो ये एंगल भी अल्फा वन है, तो ये एंगल भी अल्फा वन है, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, बी सी बाई ए बी इज टेन अल्फा, यानी के वन बाय टेन अल्फा वन। और ए डी बाई डी सी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये अल्फा टू है, ये भी अल्फा टू है, तो ए डी बाई डी सी, ए डी बाई डी सी टेन अल्फा टू, तो के टू बाई टेन अल्फा टू। इसका मतलब क्या रिलेशनशिप आई? के वन बाई के टू इज इक्वल टू टेन अल्फा वन बाई टेन अल्फा टू इज इक्वल टू टेन अल्फा वन बाई टेन अल्फा टू। तो जब भी एक नॉन होमोजीनियस मीडियम होगा, फ्लो लाइन्स हमारी डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। कितने एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाएंगी? परमिबिलिटी के रेशियो, एज पर द रेशियो ऑफ द परमिबिलिटी। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, यू फाइंड द डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऑन दिस, इसलिए ये पॉइंट सिग्निफिकेंट हो जाता है। Hence this point becomes significant. क्लियर है? चलिए अब कुछ सवाल करके देखते हैं। We'll attempt certain problems. खत्म आपका सीपेज वाला टॉपिक, योर सीपेज इज फिनिश्ड। देखिए, a flow net below a dam consists of 24 equipotential drops and 7 flow channels. The difference between the upstream and the downstream level is 6 meter h. The length of the flow of the length of the flow adjacent to the toe of the dam at the exit. So length of the flow is L. The specific gravity and the void ratio of the soil below the dam is this much. The factor of safety against piping. So factor of safety against piping is IC, critical hydraulic gradient, by I exit, exit gradient. दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। चलो, critical hydraulic gradient is G minus 1 upon 1 plus E, लास्ट क्लास में कराया था। 2.7 minus 0.7 upon 1 plus, sorry, 2.7 minus 1, 2.7 minus 1 upon 1 plus 0.7, तो 1 आ गया ये तो। I exit is equal to what? Hydraulic head loss across the last flow field to the length of flow. Across the last flow field head loss will be total head loss to the number of equipotential drops divide by L, तो है ही पहले। तो टोटल हेड है 6 मीटर का, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स 24 हैं, लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है हमारी? 1 मीटर है, तो ये आ गया हमारा 1/4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी? 1/1/4, बोले तो 4। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। क्लियर है पूरी कहानी? चले, चलो अगला सवाल उठाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछी हुई है। What is the next problem being asked? A sheet pile has an embedment depth of 12 meter in a homogeneous soil stratum. The coefficient of permeability of the soil is 10 raised per minus 6 meter per second, वो raised to the power है। डिफरेंस इन दी वाटर लेवल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द शीट पाइल, दोनों तरफ शीट पाइल में पानी का लेवल का डिफरेंस है 4 मीटर।
The flow net is constructed with 5 number of flow lines, 11 number of equipotential lines. The quantity of the seepage discharge निकाली थी अभी. Q is equal to KH NF by ND. अब ये क्या था सवाल है. K है 10 raised power minus 6. Difference of the level of the water on the upstream and downstream 4 meter. Number of flow lines is how much? 5. So 5 minus 1. Number of flow channels. Number of equipotential drops 11 minus 1. तो ये वैल्यू आ गई 10 रेज पर माइनस 4 डिवाइड बाय 10. सो वैल्यू आपकी आ जाएगी, किस में निकालनी है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. मीटर क्यूब को बदल दिया सेंटीमीटर क्यूब. 10 रेज पर माइनस ये मीटर क्यूब, 10 रेज पर प्लस सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर 10 रेज पर 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 कटा, ये 5 कटा, एक जीरो बच गया, तो 16 और 0, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मेरे ख्याल से सिंपल सा सवाल है, कोई इशू नहीं था इसके अंदर. एक बार डायमेंशन चेक कर लेना बस. सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर. अच्छा ध्यान रखना, ये अभी जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये निकाल ली है मैंने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर में. आपको निकालनी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर डेप्थ में. इस चीज़ का ध्यान रखना. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. तो यूनिट्स बदलने पड़ेंगे आपको. So you have to change the units. तो पर मीटर में नहीं पर मीटर में निकालना है, पर सेंटीमीटर में नहीं निकालना. तो ये जो वैल्यू निकल के आई है किसके लिए निकल के आई है, पर सेंटीमीटर में निकल के आई है. तो अगर मुझे पर मीटर में निकालनी होगी क्या करना पड़ेगा, तो पूरी वैल्यू चेंज कर दी ना सेंटीमीटर के अंदर. अगर मुझे इसको पर मीटर में निकालना है, ये सेंटीमीटर में है, तो डिवाइड बाय 100. तो 1.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर. तो यूनिट्स का ध्यान रखना उसके अंदर. टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स. चले आगे. चलो. द प्रपोज डैम शोन इन द फिगर इज 90 मीटर लॉन्ग. 90 मीटर लेंथ है बोर्ड के अंदर. If the coefficient of permeability of the soil is this much mm per second में, the quantity of the water in meter cube that will be lost in the seepage per day. देखना डे में पूछा है और ये सेकंड में दे रखे, ध्यान रखना इस चीज़ को. तो हम बोलेंगे Q is equal to what? Q is equal to KH NF by ND. K क्या है हमारी परमेबिलिटी, 1.3 इंटू 10⁻³ यही है. mm में है, mm को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मीटर के अंदर. ठीक है. पर सेकंड है, पर सेकंड है, निकालना है डे के अंदर, तो मल्टीप्लाई किया 86400. अभी वैल्यू आ गई मीटर पर डे में. कितना हेड का डिफरेंस है, 9.6 पानी का लेवल है तो 9 मीटर. एन एफ बाई एन डी नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स. नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स देखो कितने फ्लो चैनल है, 1 2 3 4 5, 5 फ्लो चैनल. नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स 1 2 3 4 5 6 7 8. अब सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना वैल्यू आ रही है. Simplify and calculate, you will get the result.
तो 1.3 है, 86400 है, इंटू 9 है, डिवाइड बाय 8 है, इंटू 5 है, और फिर डिवाइड बाय 10⁻6 है। एक बार चेक कर लेना कितनी वैल्यू आ रही है। अच्छा, पर मीटर लेंथ भी निकल के आ रही है। आपको ओवरऑल निकालनी है। आपको ओवरऑल निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 90 है। पर मीटर लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 90। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 90 से तो वैल्यू आती है 56.862। तो आंसर इज व्हाट? 57। पर मीटर लेंथ निकलती है वो वैल्यू। आपको टोटल निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 90 से। मल्टीप्लाई बाय 90। नेक्स्ट दो सवाल है, खत्म। कॉम्पेक्शन का अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या टॉपिक बचे हमारे? इसके बाद कॉम्पेक्शन बचा, कंसोलिडेशन बचा, शेयर स्ट्रेंथ बची। कोई नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब आप अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक्स है, उनको भी देख लेंगे। दैट ऑल्सो वी कैन डू। तो seepage occurring through an earthen dam is represented by the flow net comprising 10 equipotential drops and 20 flow channels. If the coefficient of permeability is this much, the head loss is 5 meter, the rate of seepage in centimeter cube per second per meter length. ध्यान रखना, देखना यूनिट्स का। तो Q is equal to KH NF by ND। K क्या है? K हमारी है 3 mm को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? को हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर के अंदर। मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया है सेकंड के अंदर। हेड कितनी है हमारी? 5। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं? 20। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं? 10। तो ये कटा 2 आया, फिर ये कटा 30 आया, फिर ये कटा 10 आया, ये कटा 2 आया। तो ये आई वैल्यू 10⁻³ तो वैल्यू आ गई 10⁻³ पर किसमें है वैल्यू? मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ में है। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ में निकालना है। तो इसका मतलब वैल्यू किसके अंदर है? ये एक्चुअल में होता है हमारा रिजल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको ये रिजल्ट किस में लिखना है? अब मुझे वैल्यू निकालनी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर, यानी ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर लेके आना है, बस एक अल्टीमेटली यही होगी। एक मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, दूसरे को भी सेंटीमीटर में बदल दो, तो 10⁻⁴ क्या आ जाएगा? 4। तो 10⁻⁴ आया, इसका मतलब क्या हुआ? 10 यानी 5। तो 5 इज द आंसर। क्लियर है? चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम विच द फ्लो नेट कैन बी ऑब्टेन्ड। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो जिससे आप फ्लो नेट को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है भैया, स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं फ्लो नेट ऑब्टेन करने के लिए। रेट ऑफ फ्लो, जिससे हम फ्लो नेट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो नहीं, कौन सी चीज़ फ्लो नेट से मिल सकती है? विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लो नेट। रेट ऑफ फ्लो, सीपेज डिस्चार्ज आती है, पोर वाटर प्रेशर आता है, एग्जिट ग्रेडियंट आता है, परमेबिलिटी, ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी है। परमेबिलिटी के अलावा ये सारी चीज़ें आपको फ्लो नेट से मिल जाएंगी। तो आंसर है हमारा 1 2 3, बी इज द आंसर। बी करेक्ट आंसर बन गया हमारा। सो दिस कंप्लीट्स ऑफ योर सीपेज। ये आपका सीपेज कंप्लीट कर देता है। क्लियर है? चलिए, कल से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट ऑफ विद द कॉम्पेक्शन। थैंक यू एवरीवन।